प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल द्वारा लिखित महामारी और कविता। यह कोरोना कालीन समय में लिखी हुई एक बेहद महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब के बारे में उन्होंने कुछ कही है, यही कुछ बातें आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। महामारी में हर सत्ता एक तरह से सोचती है, जबकि साहित्य अपनी तरह से सोचता है। महामारी में सत्ता का चरित्र जहाँ संरक्षणवादी होता है, वही साहित्य का स्वभाव परिवर्तनशील होता है। ऐसे समय में सत्ताएं जहाँ भय के माध्यम से अपने होने को वैधता प्रदान करती हैं, वही साहित्य प्रेम के माध्यम से दूसरे के होने को गौरव प्रदान करता है। महामारी सत्ता के लिए अवसर का विषय है, जबकि साहित्य के लिए यह सृजन का विकल्प है। जाहिर सी बात है, अवसर जहाँ तत्कालिक लाभ से निर्धारित होता है, वही सृजन में कुछ शाश्वत मूल्य दर्ज होते हैं, जिससे मनुष्य की सामाजिकता को संकुचित होने से बचाया जा सके। साहित्य के इसी सृजनात्मक विकल्प के भीतर से वह मनुष्य झांकता है, जो अपने मन की खरोचों में भी अपराजय होकर बार बार उठ खड़ा होता है। यही मनुष्य सभ्यता की तमाम हाहाकारी स्थितियों के बीच अपने भीतर संघर्ष की अपार संभावनाएं छुपाए रहता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो चौथी सदी में ग्रीक सभ्यता की पहली प्लेग महामारी से लेकर 21वीं सदी की इस कोरोना महामारी तक साहित्य ने और उसमें भी उसकी प्रमुख विधा कविता ने अपनी सृजनात्मकता में मनुष्य को न केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, बल्कि अपने परिवेश की आंतरिकता को समझते हुए मनुष्य के भीतर की आंतरिक शक्ति को रेखांकित करने की भी कोशिश की है। जाहिर सी बात है, डिवाइन ह्यूमन ताकतवर मनुष्य से लेकर आज के बायो ह्यूमन असहाय मनुष्य, जहाँ केवल जीवन बचाना ही एकमात्र उद्देश्य बचा होता है, तक की इस यात्रा में दैवीय से लेकर तकनीकी सभ्यता के कई पड़ाव मिलते रहे हैं, लेकिन मनुष्य की अकुंठ सृजनात्मक शक्ति ने उसे सदैव ही आगे की ओर उन्मुख किया है। उसने इस लंबी यात्रा में मुड़ कर पीछे देखा अवश्य है, लेकिन चाल उसकी कभी भी उल्टी नहीं रही है। उसने कभी भी अतीत में शरण लेने की कोशिश नहीं की और न ही सब कुछ ईश्वर के भरोसे ही छोड़ देने को तैयार हुआ। अपने सृजनात्मक शक्ति और ऊर्ध्वमुखी गति के माध्यम से उसने वर्तमान को अनुकूल और भविष्य को आनंददायक बनाने की कोशिश की है, और यही वह पूंजी है जिसे हर समय की कविता व हर दौर के कवियों ने संभाले रखा है। इसे ही मैंने आज के संदर्भ में कोरोजीवी कविता के नाम से समझने की कोशिश की है, जो उत्पत्ति में समसामयिक होने के बावजूद अपनी संकल्प शक्ति व अग्रगामी मूल्य चेतना में हर दौर में ही उपस्थिति बनाए रखी है। इस संदर्भ में कोरोजीविता कविता का वह मूल्य बोध है जो अपनी उपस्थिति में शाश्वत है। यह कालजीवी ही नहीं, कालजयी भी है। आज के संदर्भ में बात जब कोरोजीविता की उठी है, तो कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी से उद्भूत इस शब्द की ताकत का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने इसी महामारी व कविता के रिश्तों पर विस्तार से सोचना शुरू किया। इस प्रक्रिया में मेरे सामने हिंदी कविता की परंपरा में जो प्रमुख लेखक दिखाई दिए और जिनके यहाँ उनके दौर की महामारी का दबाव दिखाई दिया,
उनकी रचनाओं को अपने समय के दबाव में देखने समझने की कोशिश की। इस पूरी प्रक्रिया में हर दौर में जहाँ इतिहास ने महामारी को आंकड़ों में दर्ज करने की कोशिश की है, वही कविता ने आंकड़ों से आगे बढ़कर मनुष्य के मनोजगत को समझने की कोशिश की है, जिस कारण वर्तमान की महामारी के दबाव में अतीत के वे सारे शब्द संसार खुद ब खुद प्रत्यक्ष होते चले गए। इसको अगर प्राचीन के युद्ध जनित, मध्यकाल के विस्थापन जनित और आधुनिक काल के तकनीकी जनित महामारी के रूप में समझने की कोशिश करें, यद्यपि यह कोई निर्णायक विभाजन नहीं है, क्योंकि युद्ध व विस्थापन का महामारी से रिश्ता हर युग में रहा है, तब हर काल में महामारियों का चरित्र अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन व्यवस्था का जनता से व्यवहार लगभग एक जैसा रहा है और ज़्यादातर में इसे जनता के अपने किए के प्रायश्चित के रूप में ही दर्ज किया गया है और साथ ही व्यवस्था ने अपने हर मदद को कृपा की दृष्टि से ही प्रस्तुत किया है। इस क्रम में सत्ता की इस कृपा के बरक्स साहित्य ही रहा, जिसने कृपा व प्रायश्चित से आगे बढ़कर मनुष्य के दायित्व का बोध करवाते हुए उसे संवेदनशील बनाए रखने में मदद की है। महामारी के बीच इस साहित्य ने ही हर कराहती आवाज को सुनने व स्वर देने की कोशिश की है। तकनीकी व ताकत के इस खेल के बीच भी साहित्य ने ही यह कहने का साहस किया है कि भूगोल आज भी प्रभावी है और उसके भीतर के प्राकृतिक असंतुलन के फलस्वरूप ही उस वायरो ह्यूमन का जन्म हुआ है, जो वायरस के प्रभाव में है और जो खुद की आंतरिक प्रतिरोधी क्षमता के बल पर ही इस पर विजय पाने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर 2012 में लिखी रॉबर्ट डी कप्लान की पुस्तक द रिवेंज ऑफ जियोग्राफी की याद स्वाभाविक रूप में आती है, जिसमें वे जोर देकर लिखते हैं कि नई सदी में यह भौतिक भूभाग ही है, न कि कोई मानवीय संस्था जो दुनिया पर राज करती है। इट इज अ फिजिकल टेरेन रेदर देन ह्यूमन एजेंसी दैट रूल द वर्ल्ड। आज की महामारी ने चीन जैसे भौगोलिक क्षेत्र से अपना आरंभ कर भूगोल के नक्शे को ही बदल कर रख दिया है, जहां यह बात बार बार कही जा रही है कि यह जीवाणु माइक्रोबस ही होंगे जो 21वीं सदी में शासन करेंगे। जाहिर सी बात है, इस प्रसंग में जीवाणुओं का भूगोल से गहरा रिश्ता दिखाई देता है, जिसमें चर्चा अब बायो विपन से आगे होकर वायरो विपन की होने लगी है। आज की महामारी ने पहले की तरह ही लोगों को अलग कर दिया है। आज तकनीकी के कारण एक पारस्परिक संबंधता तो है, आभासिक ही सही, लेकिन इसी ने एकदम अकेला भी कर दिया है। सब कुछ इतना आभासिक है कि वास्तविक से साक्षात्कार होते ही एक भयानक पीड़ा व अवसाद का बोध होने लगता है। पहले की बीमारी में लोग भागते थे, इस बीमारी में लोग सिकुड़ने लगे हैं। सिकुड़ने की यह पीड़ा भागने से कहीं अधिक भयानक है, क्योंकि इसमें सब कुछ व सब कोई सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कोई नहीं सिवाय एक निचाट सन्नाटे के। यह दुख के साथ अपराध बोध को भी जन्म दे रही है। यह दौर 1957 में इसाक असिमोव के विज्ञान फंतासी पर लिखे उपन्यास द नेकेड सन जैसा ही है, जिसमें एकांतवास में रह रहे लोगों की जरूरतों को रोबोट पूरा करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि लोग अपने व्यक्तित्व में विकृत व बौने होते जा रहे हैं। आज यह रोबोट तो नहीं है, लेकिन मोबाइल की रोबोटिक बनावट ने मनुष्य को स्पर्श वंचित और भावलुंचित तो कर ही दिया है। अपने तमाम सभ्यतागत विकास व व्यवहार में अगर इस अकेलेपन से हर युग में
मनुष्य को किसी ने बचाया है तो यह कविता व साहित्य ही है। यह अपने समय की महामारियों के प्रति मानव व्यवहार को लेकर एक कवि की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं। आज जब सत्ता अपनी तमाम चिकित्सकीय कोशिशों के बावजूद जनता को अपनी ईश्वरीय अनिवार्यता का विश्वास नहीं दिला पा रही है, यह कविता ही है जो पहले की ही तरह आज भी ईश्वरता की अनिवार्यता को शब्दों के माध्यम से प्रश्नांकित करती हुई शब्दों को ही ईश्वरीय सत्ता में रूपांतरित करने की दिशा में अग्रसर है, जो आज के वायरस का शब्द उत्प्रेरित प्रतिरोधी सामर्थ्य है। इन कविताओं ने ईश्वरता से डरने की जगह उसे समझने की कोशिश की है, जिस क्रम में इसने मनुष्य के एकांत को एक ऐसी सामाजिकता दी है जिससे हर किसी को अपने एकांत से बाहर आने का विकल्प मिलता रहा है। एक नैराश्यपूर्ण समय में यही इसकी सहभागिता है। इसने शब्दों को उसके वास्तविक प्रकाश रूप में रचा है, जिससे यह संसार अंधकार के गहरे सागर में डूबने से अब तक बचता आया है। शब्द के इन्हीं प्रकाश पुंजों को समझना व उसको भावी पीढ़ी के लिए उपयुक्त करना इस पुस्तक का उद्देश्य रहा है। यह पुस्तक कुल 8 अध्यायों में विभाजित है। पहले अध्याय समय का वायरल प्रभाव और रविदास की रचनाएं में 15वीं सदी में बनारस में व्याप्त चेचक व कॉलरा जैसी महामारी के संदर्भ में रविदास की रचनाओं का मूल्यांकन किया गया है और रविदास के पद्यों के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि रविदास अपने समय की महामारी से बचने के लिए ईश्वर की नहीं कविता की शरण में जाते हैं। इसमें यह समझने की कोशिश की गई है कि रविदास का निर्गुण के प्रति बढ़ता आग्रह उनके समय की आपदा व महामारी का परिणाम रहा है। दूसरे अध्याय में महामारी में तुलसीदास के जीवन के उत्तरार्ध में काशी में आई प्लेग महामारी के संदर्भ से कवितावली व विनय पत्रिका जैसी कृतियों का अध्ययन किया गया है, जहां यह बताने की कोशिश की गई है कि इस प्लेग महामारी का सीधा असर इनकी इन रचनाओं पर दिखाई देता है। यहाँ यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि तुलसी का वास्तविक कवि रूप इन मुक्त काव्यों में ही खुलकर प्रकट हुआ है, जहाँ वे मानस के सगुण विश्वरीय आग्रह से मुक्त होकर नाम सत्तात्मक स्वरूप की ओर मुड़ने की कोशिश करते हैं, जो महामारी के बीच सगुण ईश्वरीय स्वरूप के प्रति विकसित विरक्ति का ही परिणाम रहा है। यहाँ यह लगने लगता है कि रूप जब महामारी में खुद को अरूप कर लेता है, तब मनुष्य की मुक्ति का विधान कौन रचेगा। यहाँ तुलसी के कविता के बहाने उनके युग बोध व युग पीड़ा को समझने की कोशिश की गई है। तीसरे अध्याय वासंतिक आश्वसी के कवि निराला के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद देश में आई स्पेनिश फ्लू महामारी के संदर्भ में निराला की कविताओं और उनके उपन्यास अलका का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्याय में निराला की समस्त रचनाशीलता पर महामारी के प्रभाव को समझने की कोशिश की गई है और इसी के साथ यह भी बताने की कोशिश की गई है कि बीमारी व वसंत के द्वंद्व से निराला की कविताएं रची गई हैं, जहां वसंत केवल उल्लास की ऋतु न होकर जीवन संघर्ष की ऋतु भी है। इसी अध्याय में मैंने 20वीं सदी को निराला के संदर्भ से सूक्ष्माणुओं और शब्द शक्तियों के संघर्ष की सदी के रूप में देखने की कोशिश की है। चौथे अध्याय पाठ निजता के कवि राजेश जोशी के अंतर्गत राजेश जोशी की कविताओं का मूल्यांकन करते हुए उनकी कुछ पुरानी व नई कविताओं के आधार पर उनकी काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित करने की कोशिश की गई है।
यहाँ यह कहने की कोशिश की गई है कि राजेश जोशी हमारे समय के एक ऐसे कवि हैं जो न केवल समकालीनता को पहचान देते हैं बल्कि उसे एक विश्वसनीयता भी प्रदान करते हैं। यहाँ पर उनकी 2007 में लिखी कविता स्मृति विहीन समय में को विशेष रूप से प्लेग महामारी के संदर्भ में व्याख्यायित किया गया है। 5वां अध्याय विनय के शिल्प में विकल भावना के कवि अरुण कमल के अंतर्गत कोरोना काल में अरुण कमल द्वारा लिखी गई कविताओं को आधार बनाकर उनकी कविताओं का मूल्यांकन किया गया है, जहां यह देखने की कोशिश की गई है कि कैसे अरुण कमल का कवि कोरोना के अवसाद व दुख के भीतर आश्वस्ति व उम्मीद का जीवन चुनता है। अरुण कमल की एक कविता है जो अभी तक अप्रकाशित है, आंकड़ों के विरुद्ध मार्मिक रिश्तों की आहट की कविताएं हैं। यहाँ यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अपनी काव्य संवेदना में अरुण कमल अगर किसी कवि के निकट दिखाई देते हैं तो वह तुलसीदास हैं, जहाँ विनम्रता में एक हाहाकार है और भाषा की सादगी में एक प्रदीर्घ सामासिक संदर्भ है। 6वां अध्याय परिवेशगत संलग्नता के कवि मदन कश्यप के अंतर्गत कोरोना काल में मदन कश्यप द्वारा लिखी कविताओं का मूल्यांकन करते हुए उन्हें रविदास जैसे निर्गुण संतों की नाम सत्तात्मक परंपरा के भीतर समझने की कोशिश की गई है और उनकी कई कविताओं को आधार बनाकर यह देखने की कोशिश की गई है कि आज के स्पर्श वंचित समाज के दर्द को मदन कश्यप ने अपनी कविताओं में किस रूप में दर्ज किया है और कैसे रविदास के निरीश्वरता की वाणी अपने समय की महामारी के प्रभाव में 600 साल बाद मदन कश्यप की कविता के रूप में प्रस्फुटित होती है। 7वां अध्याय कोरोजीवी कविता और इतिहास विवेक के अंतर्गत इस दौर की कविताओं को मैंने कोरोजीवी कविता कहा है और इसकी सैद्धांतिकी को विकसित करते हुए यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कोरोजीवी कविता आंकड़ों से आगे बढ़कर मानव अस्तित्व की पुकार की कविता है। यह कोरोजीविता किस तरह से चिकित्सा विज्ञान की प्रतिरोधी क्षमता का एक साहित्यिक व वैचारिक विकल्प रचती है, इसे समझने की कोशिश भी यहाँ दिखाई देगी। 8वां अध्याय महामारी में कविता और कविता में महामारी के अंतर्गत इस दौर में लिखी जा रही कविताओं को आधार बनाकर उनका मूल्यांकन किया गया है और इसी के साथ हिंदी की विराट काव्य परंपरा में महामारियां किस रूप में आती रही है उनको भी समझने की कोशिश की गई है। इस पूरे अध्ययन में पिछले अध्याय में लिखित कोरोजीवी कविता की सैद्धांतिक के व्यवहारिक स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। जाहिर सी बात है कि यह पुस्तक तब आ रही है जब हम एक विकराल कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं, जिसमें स्पर्श क्षतिग्रस्त है और संवाद शिथिल। लोग एक दूसरे से मुंह बंद के संवाद करते हैं और कई बार तो मुंह ही फेर लेते हैं। भावनाएं आहत होती है और इस कारण स्मृतियां खंडित हो जाती हैं, क्योंकि स्मृतियां हमेशा ही भावना की कोख में पलती है और जब भावनाएं ही नहीं है तो स्मृतियां का खंडित अथवा शिथिल होना तो स्वाभाविक ही है। याद आते हैं निराला, बोलते हैं लोग जो मुंह फेर कर। ऐसे में एक कवि ही है जो स्मृतियों की चिंता करता है, जिससे जीवन को चलाए रखने के लिए अपेक्षित भाव संपदा को बचाया जा सके। किसी भी महामारी में एक कवि का यह बुनियादी दायित्व भी है कि वह समय की क्षरित भूति भाव संपदा को भविष्य में अतीत की स्मृति की तरह बचा ले और अपनी रचनात्मक चरितार्थता को सिद्ध करे। महामारी के बीतने के बाद उसके विकराल मानवीय संकट को एक कवि लेखक ही बचा पाता है, अन्यथा शासन के लिए महामारी भी एक आंकड़े से अधिक नहीं होती। इस संदर्भ में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि महामारी के बीच जब अंधविश्वास, अफवाह व अकुलाहट की प्रवृत्ति बढ़ी है, यह कविता ही है
जो अपनी संवेदनात्मक वैचारिकता व अकुतो भया दृष्टि से इसे कमजोर करती आई है। खुशी है कि ये हर युग के कवि इस दिशा में भी सक्रिय रहे हैं, जो हर प्रकार की महामारी में स्मृतियों को न केवल बचाए हैं, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए खुद की एक सक्रिय व सृजनात्मक स्मृति भी सौंप गए हैं। क्योंकि वे जानते थे कि जैसे जैसे स्मृतियां धुंधली पड़ने लगती है, लड़ने की ताकत भी छिदने लगती है। असल में स्मृतियों पर भरोसा करना खुद को भविष्य में एक नए संघर्ष के लिए तैयार करना होता है। और इसी कारण महामारी या आपदा का बहाना लेकर सत्ता ये सदियों से इन स्मृतियों को ही बोथरी करती आई है, जिनके खिलाफ हर समय की कविता हथियार के रूप में खड़ी होती आई है। महामारी में कविता की यह स्मृति जीवी भूमिका सत्य है और सनातन भी। यह विश्लेषित कविता इतिहास के कठिन काल में जीवन को चलाए रखने के लिए स्थायी महत्व की कविताएं हैं। और इस संदर्भ में नीत्शे के शब्दों में ये बताती है कि यदि किसी के पास क्यों की धारणा स्पष्ट है, तो वह जीवन के लिए किसी भी तरह कैसे की तलाश कर ही लेता है। He who has a why to live for can bear almost anyhow. Quoted in Viktor E. Frankman's Search for Meaning. अंत में यह जानना जरूरी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 मार्च 2020 को कोरोना को महामारी पैंडेमिक घोषित किया था, और आज इस पुस्तक को जब आखिरी रूप दे रहा हूँ तब पूरी दुनिया में लगभग 18 करोड़ और भारत में अब तक 4 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही पूरी दुनिया में 40 लाख से अधिक की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 4 लाख तो केवल भारत के ही है। दवाओं के नाम पर अजिथ्रोमियस, डोलो, विटामिन सी व जिंक की गोली के साथ भाप बनाती हुई मशीन ही है, जिसका बाजार भाव पूरी महामारी के दौरान बना रहा। सैनिटाइजर व मास्क तो है ही। अभी इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोरोना के लगातार म्यूटेट होने के कारण दूसरी के बाद तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, जिससे अभी इन आंकड़ों में भारी उछाल आ सकता है। लेकिन कविता भी तो अंततः उम्मीद नहीं छोड़ती, जैसा कि कवि केदारनाथ से कह गए हैं, उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं। इस रूप में कोविड-19 की संक्रामक तेजी के बीच कवियों के संक्रामक उत्साह को बढ़ते हुए देखना भी इन बढ़ते आंकड़ों के बीच एक उम्मीद तो जगाता ही है। कवि के इसी संक्रामक उत्साह व कविता की शाश्वत सामर्थ्य का परिणाम रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर लेखक व मनोचिकित्सक नॉर्मन ई रोसेंथल ने पोएट्री ऑरिक्स हाउ 15 इंस्पायरिंग पोएम्स कैन हील एंड ब्रिंग जॉय टू योर लाइफ नाम से 50 अंग्रेजी कवियों की एक कविता पुस्तक संपादित की है, जिसमें उन्होंने मरीजों पर कविता के गहरे प्रभाव का अध्ययन करते हुए बताया है कि कविता मनुष्य के मस्तिष्क को सक्रिय कर उसके भीतर तेजी से प्रतिरोधी क्षमता का विकास करती है। वे मनुष्य के लिए कविता को प्रेरक, स्वस्थवर्धक एवं स्फूर्तिदायक मानते हैं। उन्होंने कविता को आत्मा की वैक्सीन माना है और अपने चिकित्सकीय अनुभव से बताया है कि यह कैसे दवा के रूप में भी कार्य कर सकती है। उनके अध्ययन इस दिशा में महत्वपूर्ण है कि कविता कैसे सामाजिक अंतराल को भरने के साथ ही दुनिया में वापसी व बेहतर भविष्य की उम्मीद पैदा करती रही है। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में कविता अपनी इस भूमिका को मजबूती से दर्ज करेगी और सत्ता के भय व जनता के त्रास के बीच धरती पर गिर रहे आंसुओं के मूल्य को समझती हुई उसके संघर्ष पक्ष की शिनाख्त करती रहेगी। यह तो माने हुई बात है कि आज का यह दौर, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन, जीवन की जंग, ममता की घुटन और अपनों की बेबसी को देखा है, कल इतिहास व विज्ञान के आंकड़ों से अधिक कविता की संश्लिष्ट सृजनात्मकता से ही पहचाना जाएगा। और आने वाला दौर कविता को लेकर इतना तो समझेगा ही कि
महामारी के इस कोलाहल में जब जब चुप थे, यह कविता ही थी जो बोल रही थी। यहाँ प्रलय की पृष्ठभूमि पर याद आते हैं प्रसाद, तुमुल कोलाहल कलह में हृदय की बात रे मन। यह किताब जून 2021 में प्रकाशित है। सेतु प्रकाशन द्वारा यह प्रकाशित हुई है।